हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यूसली देख रहे होंगे। अब तक हमने 39 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमल को तनुकृत करते समय हम ये अनुशंकित क्यों करते हैं कि अमल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अमल में। तो याद रखिएगा, दो बातें आई है यहाँ पे। एक तो तनुकृत करना, एक वर्ड आता है तनु और दूसरा आता है सांदर। याद रखिएगा, मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक ये वर्ड है सांदर, ठीक है, और एक यहाँ पर यही वर्ड है आपका तनु, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस, देखिए याद रखिए, ये कॉन्टेक्स्ट में है जल के। जिसे मान लीजिए आपने जल लिया और अमल लिया, ठीक है, दोनों का विलयन लिया। अगर विलयन में जल की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, तब अपन उसे कहेंगे तनु विलयन, यानी वो विलयन कैसा है, पतला है, ठीक है। उसमें जल की मात्रा अगर ज़्यादा हुई, हम ले रहे हैं अमल और जल, तो अगर जल की मात्रा ज़्यादा हुई तो इसका मतलब वो तनु विलयन है, और अगर अमल की मात्रा ज़्यादा हुई इसका मतलब वो सांदर विलयन है। तो अमल को तनुकृत करते समय तो यही आपको पता चल गया कि जल क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। हमें क्या करना है, अमल को मिलाना है जल में, न कि जल को मिलाना है अमल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अमल और जल आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, काफ़ी मात्रा में उष्मा निकलेगी, जिसको बोलते हैं उष्मा सेपी। यानी ये जो रिएक्शन होगी इनके बीच में, जब हम किसी विलयन में या अमल या जल में अमल या सार मिलाते हैं तो काफ़ी अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है। इसलिए हमें सावधानीपूर्वक मिलाना चाहिए। और मिलाना कैसे है, जैसे अमल को मिलाना है हमेशा धीरे धीरे तथा लगातार हिलाते हुए, ताकि वो उसमें डिजोल्व हो जाए, उसमें पूरी तरीके से घुल जाए। अगर इसके विपरीत, अगर आपने क्या किया, सांधर अमल को जल में मिलाया, तो मैंने क्या कहा, अमल को जैसे ही जल टच करेगा काफ़ी अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होगी, और अगर अमल ज़्यादा हो गया तो और भी ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा अमल मिला रहे हो, याद रखिएगा अमल को जल में मिला रहे हो, यानी जल आपके पास पहले में काफ़ी ज़्यादा है और अब आप थोड़े थोड़े एक एक दो दो तीन तीन बूंद करके आप अमल को मिला रहे हो, तो उतनी उष्मा नहीं निकलेगी जितनी कि आपको हानि पहुंचा सके। लेकिन अगर आपने पूरा अमल का पात्र लिया, उस पात्र में एक बूंद भी अगर जल की डाल दी या थोड़ा बहुत जल डाल दिया, तो याद रखिएगा ये मिश्रण फूल सकता है, यानी उफन करके बाहर आ सकता है और पास खड़े व्यक्ति को हानि भी पहुंचा सकता है। और वहाँ का जो टेम्परेचर जो आप ले रहे हो कांच का पात्र, वो कांच का पात्र भी उस उष्मा की वजह से टूट सकता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप लैब में जाएं और आपको अमल और जल को मिलाने का कोई टास्क दे, तो याद रखना है आपको जल के अंदर धीरे धीरे और हिलाते हुए लगातार अमल को डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अमल वाले पात्र में आप क्या डाल दो, जल डाल दो, इससे आपको दिक्कतें हो सकती, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमल के विलयन को तनुकृत करते समय, वापस वही बात आ गई, यानी जल में मिलाते हुए हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ की सांद्रता किस प्रकार से प्रभावित होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले लेक्चर में हमने बताया था कि अमल को जल में घोलते ही H+ आयन निकलता है, ठीक है, और वहाँ पे हाइड्रोजन आयन बनता है। तो हमने ये कहा था कि भाई H2O ये तो जल का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, और अमल से जो निकला हुआ H+ है वो क्या करेगा, इसके साथ में रिएक्ट करेगा H+ आयन, ठीक है। अब ये H+ इस H2 को जब मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, H3 और O+ बना लेगा। इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसकी सांद्रता कैसे बदलेगी, ये कह रहा है कि पहले भाई H3O+ क्या होगा, तो याद रखिएगा जब भी हम अमल के विलयन में जल मिलाएंगे तो इसकी सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाएगी, क्योंकि अमल में उपस्थित आयनित जल की मात्रा बढ़ती है परंतु H3O+ की मात्रा वही रहती है। परिणाम स्वरूप H3O+ की सांद्रता लगातार घट जाती है। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए याद रखिए, जल जैसे मान लीजिए आपने 100 बूंदे H2O की ले ली, ठीक है, थोड़ा सा बात को समझ लीजिएगा। अब हम इसमें लगातार एसिड ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, हमने 100 बूंदे ही अमल की डाल ली, हाइपोथेटिकली समझ लेते।
तो होगा क्या कि 100 तो H2O और प्लस में 100 ही आपका H प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब ये H3O प्लस, इसके टोटल 100 अणु बन जाएंगे, ठीक है। ये 100 अणु बन गए आपके। अब जैसे जैसे आप और अधिक मात्रा में मिलाते जाओगे तो बताइए कि कभी क्या इससे आगे H3O प्लस कभी बनेगा क्या? क्योंकि हमारे पास में केवल 100 ही H2O हैं और ये पहले से ही रिएक्ट करके H3O प्लस बना चुके हैं। अब अगर आप जैसे जैसे HCl डालोगे तो उनमें H प्लस निकलेगा तो ज़रूर, लेकिन वो H3O प्लस नहीं बना पाएगा क्योंकि जल में H2O अब नहीं बचा है। इसलिए क्या होगा, अगर हम कंपेयर करेंगे भाई, जैसे मान लीजिए HCl हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने HCl ले लिया तो इसके मान लीजिए 200 अणु ले लिए शुरुआत में, तो 100 अणु तो H प्लस के चले गए, ठीक है, H3O प्लस में। अब बाकी के, अब ये कितने बचे आपके, ये 200 अभी भी ये है और 100 अभी भी ये है। तो जो बाकी के अनायनीय जल की मात्रा है वो लगातार बढ़ती जाएगी और H3O प्लस की सांद्रता हमेशा वही रहेगी, जिसके परिणाम इसकी सांद्रता घट जाएगी। तो याद रखिएगा, सवाल ये है कि जब आप अम्ल के विलयन को तनुकृत करते हो तो H3O प्लस की सांद्रता किस प्रकार से बदलती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, 42। देखना, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के सार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक प्रकार का सार है, इसमें अपन और ज़्यादा सारक मिलाते हैं तो OH माइनस की सांद्रता प्रति इकाई आयतन बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि ये OH माइनस सोडियम हाइड्रोक्साइड में पहले से है, ठीक है, और हम और भी ज़्यादा सार मिला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, OH माइनस लगातार क्या है, बढ़ती जाएगी कि, ठीक है। क्योंकि देखो याद रखिएगा, इसमें OH माइनस है कि नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सर जी बिल्कुल है, और हम मिला भी क्या रहे, सार। हाँ सर, सार मिला रहे हैं तो क्या, तो ये मेरे बेटे, ये हमने पढ़ा है शुरुआत में कि सार OH माइनस देते हैं, तो आप OH माइनस पहले से हैं विलयन में और आप और OH देने वाले कंपाउंड मिला रहे हो तो OH की सांद्रता लगातार क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत से बेसिक से क्वेश्चन है बेटा, आपको एक बार समझ में आ गया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलो। अरे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, pH वाले लेक्चर में भी बताया था कि H प्लस जैसे जैसे बढ़ेगा इसका मतलब कि वो अधिक अम्लीय होता जाएगा, यानी और H प्लस अगर घटेगा तो वो अम्लीय गुण धर्म में वो कम होते जाएंगे। और मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना बेटा कि अम्लीय कम होगा, इसका मतलब क्या बढ़ेगा, क्षारीय बढ़ेगा। हमने याद है वो टेबल ली थी 0 से लेकर 14 तक, बीच में हमने क्या बताया था, सार। अगर H प्लस होता तो यहां से एसिडिक नेचर आगे बढ़ता। अब H प्लस कम हो रहा है, यानी ये अम्लीय गुणधर्म कम हो रहा है, तो बताओ कौन सा बन रहा है, हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड की तरफ जाने पर सार बढ़ता है बेटा। तो यहाँ के H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, सर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन का अम्लीय गुणधर्म बढ़ता है और H प्लस आयन की सांद्रता घटने पर अम्लीय गुणधर्म कम होता है या फिर क्षारीय गुणधर्म बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि अम्लीय गुणधर्म क्या है, अम्लीय गुणधर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस आयन की सांद्रता, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। क्या क्षारीय विलयन में H प्लस होते हैं, अगर हाँ होते हैं तो ये फिर क्षारीय क्यों होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है बेटा कि क्या क्षारीय विलयन में H प्लस होते हैं। अरे मैंने अभी क्या कहा, अगर H प्लस आयन अभी कम होंगे तो क्षारीय गुणधर्म बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ यानी कि क्षारीय विलयन में भी H प्लस आयन होते हैं लेकिन वो कंपेरेटिवली कम संख्या में होते या फिर कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कभी आपको पूछ ले कि भाई अम्लीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं क्या, तो आपको जवाब क्या देना है, अरे ऑब्वियस सी बात है यार, H प्लस आयन है तभी तो उसे अम्लीय विलयन कहते हैं। तो वो पूछ लेगा आपको कि फिर बताओ क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर, लेकिन वो कभी कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते या फिर कभी कभी OH माइनस की तुलना में कम होते हैं। इसकी तुलना में ये वाले क्या है, कम है। भाई ये ज्यादा है तभी तो इनके गुणधर्म कैसे होंगे, क्षारीय होंगे, और अगर H प्लस ज्यादा है तो इनके विलयन कैसे होंगे, अम्लीय होंगे, ठीक है।
चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक काफ़ी अच्छा सवाल है, आप खुद ही किसान होंगे, आपने ये कभी ट्राई किया होगा कि कोई किसान खेत की मिट्टी की किस परिस्थिति में बिना बुझे हुए चूने का प्रयोग, बिना बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करेगा, या बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेगा, या चोक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करेगा। तो याद रखिएगा ये सारे कैसे, ये सारे सारीय प्रकृति के, बेसिक नेचर के, ठीक है। इसका मतलब ये खेत में किसान सार मिला रहा है, किसको उदासीन करने के लिए, अम्लों को उदासीन करने के लिए। यानी खेत की मिट्टी में पहले से अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, उसको कम करने के लिए किसान क्या मिला रहा है, उसमें बिना बुझा हुआ चूना या चोक का इस्तेमाल करेगा। सर खेत में, हमारे खेत की मिट्टी में ये अम्ल कैसे आया? अरे हमने पढ़ा है ना वायु प्रदूषण कि बहुत सारी गैसें हवा में जाती है, जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल में जाकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये वायुमंडल में जाके नाइट्रिक एसिड बनाती है, या फिर जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। तो बेटा बहुत सारे जो गैसें हैं वो अम्लों के रूप में ऊपर जाके बनती है, फिर वर्षा के साथ में बारिश के टाइम में वो नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद में भाई आपके खेत में बारिश तो होती है ना, तो इस बारिश के साथ में वो आपके खेत में आ जाती है, और उसी की उदासीनता को खत्म कर, उसी अम्लीय गुणधर्म को खत्म करने के लिए किसान खेत की मिट्टी में क्या मिलाता है, ये बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना मिलाता। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ।